गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आई विश आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जिस तरीके से डायरेक्ट टैक्स के अंदर +70 मार्क्स का मिशन जो चल रहा है हमारा, जिसके अंदर आपको रिवीजन वीडियो अलोंग विथ कंप्लीट प्रैक्टिकल वीडियोस अवेलेबल हो रहे हैं, उसी तरीके से अब इन डायरेक्ट टैक्स के अंदर कस्टम्स एंड जीएसटी के रिवीजन वीडियो अलोंग विथ प्रैक्टिकल वीडियोस आपको अवेलेबल होने वाले हैं। प्रैक्टिकल वीडियोस के अंदर स्टडी मटेरियल, पास्ट एग्जामिनेशन के, आरटीपी के, एमटीपी के कंप्लीट सॉल्यूशन आपको हर एक चैप्टर का अवेलेबल हो जाएगा। आज हम कस्टम्स शुरू कर रहे हैं। कस्टम्स वैसे भी बहुत छोटा है, बड़ा नहीं है और बहुत आसान भी है। तो हम रिवीजन कवर करेंगे, बहुत ही आसानी से कवर कर लेंगे, आसानी से उसको समझ भी लेंगे और साथ में उसके रिवीजन के बाद में उसके प्रैक्टिकल्स भी कवर कर लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम शुरू कर रहे हैं हमारे कस्टम्स के रिवीजन की। सबसे पहले सेक्शन 12 हमारा होता है चार्जिंग सेक्शन होता है। जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, सेक्शन 12 हमारे कस्टम्स का चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन हमें बोलता है कि कस्टम्स कब एप्लीकेबल होगा। कस्टम्स एप्लीकेबल होने के लिए होने चाहिए क्या? गुड्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? गुड्स होने चाहिए। उन गुड्स का इंडिया में या फिर तो इंपोर्टेड हुए हो, दैट इज गुड्स ब्रॉट इनटू इंडिया हुए हो, फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया हुए हो, या फिर वो गुड्स क्या हुए हो? एक्सपोर्टेड हुए हो। तो कस्टम ड्यूटी कब लगेगी? कस्टम ड्यूटी पहला का है गुड्स पे लगेगी। सेकंड पॉइंट, उन गुड्स का ईदर या फिर इंडिया में इंपोर्टेड हुए हो या फिर वो गुड्स इंडिया से एक्सपोर्टेड हुए हो। चार्जिंग सेक्शन का थर्ड पॉइंट कहता है आप जो ड्यूटी लगाएंगे, आप ड्यूटी कौन सी रेट से लगाएंगे? आप ड्यूटी उसी रेट से लगाएंगे जो रेट आपको कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 में दी है। कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के अंदर दो शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल का नाम है इंपोर्ट टैरिफ। क्या नाम है उसका? इंपोर्ट टैरिफ नाम है। और जो सेकंड शेड्यूल है उसका नाम है एक्सपोर्ट टैरिफ है। सेकंड शेड्यूल का नाम एक्सपोर्ट टैरिफ है। इंपोर्ट टैरिफ के अंदर इंपोर्ट की रेट दी है, एक्सपोर्ट टैरिफ के अंदर एक्सपोर्ट ड्यूटी की रेट दी है। तो हम ड्यूटी लेंगे कौन से? कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के जो फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टैरिफ है वहां से उसकी रेट लेंगे। इसके बाद हमें चार्जिंग सेक्शन बोलता है गवर्नमेंट गुड्स। अगर गवर्नमेंट कोई गुड्स को इंडिया में इंपोर्ट करे या गवर्नमेंट गुड्स को इंडिया से क्या करे? एक्सपोर्ट करे, तो गवर्नमेंट गुड्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी एप्लीकेबल होगी। एट पार ट्रीट करेंगे जिस तरीके से अदर गुड्स क्या होते हैं, अदर जन मतलब अदर देन गवर्नमेंट अगर कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्टेड करे या इंडिया से क्या करे? एक्सपोर्ट करे, तो उन पे जो प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे सेम गवर्नमेंट पे भी एप्लीकेबल होंगे। गवर्नमेंट का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट। मतलब एट पार क्या करा जाएगा? ट्रीट किया जाएगा। इसी के साथ में चार्जिंग सेक्शन ये भी बोलता है कि इस एक्ट के जो भी अदर प्रोविजंस हैं इस एक्ट के, वो भी एप्लीकेबल होंगे। इसका मतलब मान लीजिए अगर किसी प्रोविजन में आपको बोला जाता है कि इंपोर्ट है, गुड्स भी है, फिर भी ड्यूटी नहीं ली जाएगी, तो ड्यूटी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि इस एक्ट के अदर प्रोविजन भी क्या रहेंगे? एप्लीकेबल रहेंगे। एग्जाम्पल जैसे सेक्शन क्या हुआ? 13 हुआ, सेक्शन 22, सेक्शन 23। सेक्शन 13 के अंदर ड्यूटी ली नहीं जाती है, गुड्स इंपोर्ट होते हैं फिर भी क्या नहीं लेते हैं? ड्यूटी नहीं लेते हैं। सेक्शन 22 के अंदर आपको ड्यूटी के अमाउंट में डिस्काउंट क्या कर देते हैं? दे देते हैं। सेक्शन 23 के अंदर आपकी ड्यूटी छोड़ देते हैं, रेमिट कर देते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि इस एक्ट के अदर प्रोविजन भी क्या रहेंगे? एप्लीकेबल रहेंगे। तो हमारे कस्टम का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन नंबर कौन सा? 12। इसके बाद में आते हैं हम सेक्शन कौन से पे? 15 पे। सेक्शन 15 है। सेक्शन 15 हमें बताता है कि कौन से दिन की रेट से हम ड्यूटी का पेमेंट करेंगे इंपोर्ट के केस में। कौन से केस में? इंपोर्ट के केस में कौन से दिन की रेट से ड्यूटी का पेमेंट करेंगे। और कई गुड्स पे हमें वैल्यूएशन कौन सी वैल्यू लेनी होती है? फिक्स्ड वैल्यू लेनी होती है। फिक्स्ड वैल्यू, टैरिफ वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? जहां पर गवर्नमेंट ने नोटिफाइड गुड्स के ऊपर वैल्यू क्या कर दी है? फिक्स कर दी है। अब आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना ही क्यों ना हो, आपने उसको किसी भी वैल्यू पे क्या इंपोर्ट क्यों ना करा हो, अगर वो गुड्स नोटिफाइड हैं उनके रेस्पेक्ट में अगर फिक्स्ड वैल्यूएशन है तो आपको उसको फिक्स्ड वैल्यू पे ही ड्यूटी देनी होगी, ट्रांजैक्शन वैल्यू पे ड्यूटी नहीं ली जाएगी। तो वो कौन से दिन की टैरिफ वैल्यू लेंगे, कौन से दिन की क्या लेंगे? रेट ऑफ ड्यूटी लेंगे।
इंपोर्ट के केस में ये हमें सेक्शन कौन सा बताता है, 15 बताता है, और एक्सपोर्ट के केस में हमको सेक्शन कौन सा बताता है, 16 क्या करता है, बताता है। तो आइए इंपोर्ट के केस में देखते हैं। अगर आप गुड्स को, क्या लिखा है, गुड्स को, अगर आप गुड्स क्लियर्ड कर रहे हैं फॉर किसके लिए, होम कंजम्पशन के लिए, कहां से, डायरेक्टली फ्रॉम पोर्ट और किससे, एयरपोर्ट से। अगर आप गुड्स को पोर्ट एयरपोर्ट से क्लियर कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले 46 के अंदर बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करनी होती है। फिर आपको सेक्शन 47 में क्या मिल जाता है, ऑर्डर मिल जाता है, ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। तो अगर आप गुड्स को सीधा पोर्ट से ही होम कंजम्पशन में क्लियर करा रहे हैं, अगर आप गुड्स को एयरपोर्ट से ही सीधा होम कंजम्पशन में क्लियर करा रहे हैं, तो फिर उस केस में आपको ड्यूटी किस दिन की रेट से देनी होगी, वो हमें सेक्शन 15 का सब सेक्शन 1 का क्लॉज ए बता रहा है। वो बता रहा है कौन सा दिन, जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री क्या करी है, फाइल करी है, जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी है, और जिस दिन आपके वेसल को क्या मिला, एंट्री इनवर्स मिला, जिस दिन आपके एयरक्राफ्ट को क्या हुआ, अराइवल हुआ, जिस दिन आपके एयरक्राफ्ट का क्या हुआ, अराइवल हुआ, दैट इज सेक्शन क्या होता है, 31। सेक्शन 31 में क्या होती है, एंट्री इनवर्स होती है। तो इन दोनों दिन में से जो भी दिन क्या होगा, बाद में होगा, उस दिन की रेट से आपको ड्यूटी का पेमेंट करना होगा। अब बिल ऑफ एंट्री आपको मालूम है, हमें पहले ही क्या करनी होती है, फाइल करनी होती है, पहले फाइल करनी होती है, लेकिन बाद में अगर फाइल करते हो तो उसकी पेनल्टी लगती है। इसका मतलब ये बिल्कुल पॉसिबल है कि बोला तो गया है कि आप बिल ऑफ एंट्री पहले क्या करें, फाइल करें, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि आपने बिल ऑफ एंट्री पहले फाइल नहीं करी हो। तो अगर आपने पहले बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी तो फिर कौन से दिन की रेट से ड्यूटी का पेमेंट होगा, जिस दिन आपने सेक्शन 46 में बिल ऑफ एंट्री क्या करी, फाइल करी। लेकिन अगर आपने बिल ऑफ एंट्री पहले फाइल नहीं की, बाद में अगर क्या करी, फाइल करी, तो फिर उस केस में जिस दिन सेक्शन 31 के अंदर आपके वेसल को एंट्री इनवर्स मिला, आपके एयरक्राफ्ट का क्या हुआ, अराइवल रिपोर्ट हुई, उस दिन की रेट से ड्यूटी का पेमेंट करना होगा। मतलब सेक्शन 46 और सेक्शन 31 विच एवर इस लेटर होगा, उस दिन की रेट से आपको ड्यूटी का पेमेंट करना होगा। और उस दिन आपको उस दिन की क्या लेनी होगी, टैरिफ वैल्यूएशन लेनी होगी। टैरिफ वैल्यूएशन ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ क्या होता है, नोटिफाइड गुड्स होता है। जिन गुड्स का वैल्यूएशन उन्होंने नोटिफाई करा है उनके लिए होगा। सेकंड आते हैं, अगर आप गुड्स को क्लियर करा रहे हैं फॉर होम कंजम्पशन, लेकिन कहां से, वेयर हाउस से, इसका मतलब आपने पहले पोर्ट से गुड्स को वेयर हाउस में क्या करवाया, डिपॉजिट करवाया, फिर आप वेयर हाउस से गुड्स को होम कंजम्पशन में क्या करवा रहे हैं, क्लियर करवा रहे हैं। कहने का मतलब यहां पर यह है कि आपने सेक्शन पहले 46 में तो बिल ऑफ एंट्री क्या करी होगी, फाइल करी होगी, बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग। फिर आपने थ्राइस ड्यूटी बॉन्ड दिया होगा, आपकी जो भी ड्यूटी निकल के आ रही है आपने उसका थ्राइस अमाउंट का क्या दिया होगा, बॉन्ड एग्जीक्यूट करा होगा। फिर डिपार्टमेंट ने आपको सेक्शन 60 में वेयर हाउस में गुड्स को डिपॉजिट करने का क्या दिया होगा, ऑर्डर दिया होगा। फिर सेक्शन 68 में आपने गुड्स को होम कंजम्पशन में क्लियर कराने के लिए एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री क्या करी होगी, फाइल करी होगी। तो ये वाला क्या रहता है, प्रोसीजर रहता है। पहले तो आप 46 में क्या फाइल करते हैं, आप पहले सेक्शन 46 में बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन क्या करते हैं, फाइल करते हैं, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम। तो 46 में आपने बिल ऑफ एंट्री क्या करी, होम कंजम्पशन फाइल करी है। बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन नहीं, बिल ऑफ एंट्री फॉर कौन सी फाइल करी है, वेयर हाउसिंग फाइल करी है। फिर सेक्शन 59 के अंदर आपने थ्राइस ड्यूटी बॉन्ड क्या करा है, एग्जीक्यूट करा है। थ्राइस ड्यूटी बॉन्ड आपको क्या करना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है। उसके बाद डिपार्टमेंट आपको ऑर्डर देता है गुड्स को वेयर हाउस में डिपॉजिट करने का, डिपॉजिट टू क्या करने का, वेयर हाउस करने का ऑर्डर देता है डिपार्टमेंट आपको, प्रॉपर ऑफिसर। फिर जब भी गुड्स आपको वेयर हाउस से क्लियर कराने हो तो आपको दोबारा बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी होती है, जिसका नाम होता है एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। तो फिर कौन सी दिन की रेट से ड्यूटी का पेमेंट होगा, इन केस अगर गुड्स को आप वेयर हाउस से क्लियर करवा रहे हो तो हमें सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 और क्लॉज भी बोलता है, जिस दिन आपने सेक्शन 68 के अंदर एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री क्या करी है, फाइल करी है, जिस दिन फाइल करी है उस दिन की रेट से ड्यूटी का पेमेंट होगा। ध्यान रखिएगा, जिस दिन आपने सेक्शन 46 में बिल ऑफ एंट्री फाइल करी है उस दिन की रेट से ड्यूटी का पेमेंट नहीं होगा। उस दिन की रेट से तो बिल्कुल आपने थ्राइस ड्यूटी बॉन्ड एग्जीक्यूट करा होगा, लेकिन एक्चुअल ड्यूटी का जो पेमेंट होगा
एक्चुअल ड्यूटी का जो पेमेंट होगा वो कौन से दिन की रेट से होगा, जिस दिन आप सेक्शन 68 के अंदर एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री क्या करते हैं, होम कंजम्पशन फाइल करते हैं, उस दिन की रेट से आपको वेयरहाउस गुड्स पे ड्यूटी का क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है। और इसके बाद में तीसरी कैटेगरी है 15 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, दैट इज क्या है, अदर केस। अदर केस का मतलब है जो ना तो आपके क्या है, जिनके रेस्पेक्ट में ना तो 46 में बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल हुई, जिनके रेस्पेक्ट में ना ही सेक्शन 68 के अंदर एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन क्या हुई है, फाइल हुई है। तो उन केस में ऑन द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी, मतलब जिस दिन आप ड्यूटी का क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, जिस दिन क्या लिखा है, ऑन द डेट, ऑन द डेट ऑफ पेमेंट, ऑन द डेट ऑफ पेमेंट मतलब जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हैं ऑफ ड्यूटी का, उस दिन की रेट से आपको ड्यूटी का क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन एक बात अच्छे से समझ लीजिए, जो भी बैगेज जो होते हैं, पैसेंजर जो बैगेज होते हैं, उन पे सेक्शन 15 एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि उन पे सेक्शन 78 बताता है कि किस दिन की रेट से ड्यूटी का क्या होता है, पेमेंट होता है। तो सेक्शन 15 क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा, सेक्शन 78 क्या होता है, फाइल होता है। और 78 बोलता है कि जिस दिन बैगेज का डिक्लेरेशन फॉर्म, जो फॉर्म आई होता है अंडर सेक्शन जो क्या होता है, 77 होता है। तो जिस दिन आपने सेक्शन 77 में बैगेज के जो कंटेंट होते हैं, आपके बैगेज के अंदर जो जो कंटेंट है उसके डेक्लेरेशन, उसका आपको डेक्लेरेशन देना पड़ता है। तो बैगेज के डेक्लेरेशन का जब आपने फॉर्म क्या करा है, फाइल करा है सेक्शन 77 में, उस दिन की रेट से आपको क्या करनी होगी, बैगेज पे ड्यूटी का पेमेंट करना होगा। और अगर गुड्स आपके पोस्ट के थ्रू इंपोर्ट हो रहे हैं, तो उन पे भी सेक्शन 15 एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए भी स्पेशल सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन कौन सा, 83। तो सेक्शन 15 एप्लीकेबल नहीं होगा। जो भी गुड्स इंपोर्टेड है बैगेज की तरह और जो भी क्या है पोस्ट की तरह, उन पे एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। अब हम आते हैं सेक्शन कौन से, 16 पे। सेक्शन 16 कौन से केस का है, सेक्शन 16 है हमारे गुड्स क्या है, एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट के केस में कौन से दिन की रेट से ड्यूटी का पेमेंट होगा, कौन से दिन से आप टैरिफ वैल्यूएशन करेंगे। तो देखिए एक्सपोर्ट का एक प्रोसीजर होता है, क्या होता है प्रोसीजर, सबसे पहले आप सेक्शन 50 में शिपिंग बिल क्या करते हैं, फाइल करते हैं। शिपिंग बिल फाइल करते हैं या फिर आप फाइल करते हैं बिल ऑफ एक्सपोर्ट, क्या करते हैं, फाइल करते हैं, जिसमें आप अपने गुड्स का क्या देते हैं, डिक्लेरेशन देते हैं, उसका क्या बताते हैं, वैल्यूएशन क्या करते हैं, बताते हैं, उसके बारे में आप क्या देते हैं, डिटेल्स देते हैं। तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, सेक्शन 50 होता है। 50 के अंदर शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट की फाइलिंग होती है। फिर डिपार्टमेंट सेक्शन 51 से ऑर्डर देता है, ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस फॉर क्या है, एक्सपोर्ट का क्या देता है, ऑर्डर देता है। तो जिस दिन आपके प्रॉपर ऑफिसर ने सेक्शन 50 के अंदर ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस फॉर क्या दिया है, एक्सपोर्ट दिया है, उस दिन की जो एक्सपोर्ट ड्यूटी की रेट होगी और उस दिन जो टैरिफ वैल्यूएशन होगा, उस दिन की रेट से और उस दिन आपका क्या होगा, वैल्यूएशन लिया जाएगा। किस दिन, जिस दिन सेक्शन 51 में प्रॉपर ऑफिसर ने क्या दिया, ऑर्डर दिया, ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस फॉर किसका, एक्सपोर्ट का। तो 50 के अंदर आपने शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल करा, 51 में क्या आया, ऑर्डर आया, और जिस दिन क्या आया, ऑर्डर आया, उसी दिन की रेट से आपको ड्यूटी का क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। और इधर सिंपल है, एनी अदर केस में क्या होगा, ऑन द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी। और अगेन सेम बात है, ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते हैं किस पे, बैगेज पे, और नहीं एप्लीकेबल होते हैं किस पे, पोस्ट पे। अभी बताया था, तो नहीं एप्लीकेबल होते हैं, सेक्शन 16 एप्लीकेबल नहीं होता है, उनके लिए स्पेशल अलग से सेक्शन 78 और सेक्शन 83 क्या करा हुआ है, दिया हुआ है। तो ये हमारा सेक्शन कौन सा हुआ, 15, एंड सेक्शन कौन सा हुआ, 16 हुआ। अब नाउ हमारे चार्जिंग सेक्शन ने क्या कहा था, हमारे चार्जिंग सेक्शन ने कहा था इस एक्ट के जो अदर प्रोविजन होंगे, इस एक्ट के अदर प्रोविजन भी आपके ऊपर क्या होने वाले हैं, एप्लीकेबल होने। तो इस एक्ट के अदर प्रोविजन भी एप्लीकेबल होंगे। तो उस अदर प्रोविजन में आइए कवर करते हैं हम, हमारा सेक्शन कौन सा है, 13। सेक्शन 13 बोलता है नो ड्यूटी पेबल, कोई ड्यूटी का पेमेंट नहीं करना होगा। गुड्स इंपोर्टेड भी है, गुड्स भी है, इंपोर्टेड भी है, फिर भी ड्यूटी का पेमेंट नहीं करना होगा। कौन से गुड्स पे, जो गुड्स क्या हो चुके हैं, पिल्फर्ड हो चुके हैं। पिल्फर का मतलब होता है पैटी थेफ्ट, पैटी थेफ्ट का मतलब होता है स्टील इन स्मॉल क्वांटिटी, छोटी चोरी हुई है, पूरा का पूरा कंटेंट पैकेज का लॉस नहीं हुआ है, मतलब टोटल लॉस ऑफ पैकेज क्या नहीं है, कवर नहीं है, टोटल लॉस ऑफ पैकेज क्या नहीं है, कवर नहीं है, मतलब कुछ कंटेंट उसके अंदर क्या है, मिसिंग है। क्या है उसके अंदर, कुछ कंटेंट मिसिंग है, कुछ कंटेंट उसके अंदर क्या हो चुके हैं,
मिसिंग हो चुके हैं, मतलब उसमें से कुछ कंटेंट की क्या हो गई है, चोरी कर दी गई है। छोटी चोरी है, पैटी थेफ्ट है, स्टील इन स्मॉल क्वांटिटी है। तो उस केस में आपको ड्यूटी का पेमेंट नहीं करना है। कौन से पे? जितनी क्वांटिटी चोरी हो गई है उस पे ड्यूटी लेवी नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले कौन से गुड्स पे एप्लीकेबल है? इंपोर्टेड गुड्स। कौन से गुड्स हैं जो इंपोर्टेड हुए हैं, मतलब गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हो चुके हैं, ब्रॉट इनटू इंडिया हो चुके हैं, फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया हो चुके हैं। फिर उन इंपोर्टेड गुड्स की क्या हो गई? पिल्फरेज हो गया, मतलब छोटी चोरी हो गई, स्टील इन स्मॉल क्वांटिटी हो गई, पैटी थेफ्ट हो गया है, कुछ कंटेंट उसमें मिसिंग हो गए। और ये एग्जैक्टली कब हुआ हो? आफ्टर अनलोडिंग, मतलब इंडिया में अनलोड होने के बाद में यहां के लोगों ने क्या करी है? चोरी करी है अनलोड होने के बाद में। और वो भी कब? बिफोर ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। बिफोर ऑर्डर, ऑर्डर आने से पहले पहले। सेक्शन 47 में क्या आता है? ऑर्डर आता है। ऑर्डर आता है सेक्शन 47 में। अगर आप गुड्स को पोर्ट से ही होम कंजम्पशन में क्लियर कराते हो तो अंडर 47 में ऑर्डर आता है। और अगर आप पोर्ट से गुड्स को पहले वेयर हाउस करवाते हो और वेयर हाउस से क्या करवाते हो? होम कंजम्पशन में क्लियर कराते हो। तो वेयर हाउस में ऑर्डर आने से पहले पहले, मतलब चोरी कहां से हुई है? पोर्ट से हुई है, ठीक है ना। चोरी कहां से हुई है? पोर्ट से हुई है। तो वेयर हाउस में डिपॉजिट करने के ऑर्डर से पहले पहले तो गुड्स कहां पर है? पोर्ट और एयरपोर्ट पे ही है। या फिर गुड्स को पोर्ट से होम कंजम्पशन में क्लियर कराने के ऑर्डर से क्या है? पहले पहले, मतलब चोरी कहां से हुई? पोर्ट और किससे हुई है? एयरपोर्ट से ही चोरी हो गई है। और हुई भी कौन सी? अनलोडिंग होने के बाद हुई है, मतलब यहां गुड्स उतर चुके थे, उसके बाद किसी माइकल लाल ने क्या कर दिया? हमारे यहां पर चोरी कर दी है, चोरी कर दी है। तो ऐसी स्थिति में उस पर क्या नहीं होगा? कोई भी ड्यूटी का पेमेंट नहीं करना होगा। नो ड्यूटी क्या होगा? पेबल होगा। इसका मतलब यहां पर एक बात क्लियर है कि सेक्शन 13 के अंदर वेयर हाउस गुड्स, वेयर हाउस गुड्स, जो गुड्स वेयर हाउस में डिपॉजिट हो चुके हैं वो यहां पर क्या नहीं है? कवर नहीं है। क्योंकि चोरी कहां से हुई हो? पोर्ट से और एयरपोर्ट से हुई हो। क्यों ऐसा कैसे कह रहे हैं? वो कह रहे हैं 47 में ऑर्डर आने से पहले पहले और गुड्स को वेयर हाउस में डिपॉजिट कराने के ऑर्डर से पहले पहले और अनलोडिंग होने के बाद में क्या हुई हो? चोरी हुई हो। इसका मतलब वेयर हाउस गुड्स क्या नहीं है? कवर नहीं हुए। अगर चोरी हुए हुए गुड्स क्या हो जाए? रीस्टोर्ड हो जाए। अगर चोरी हुए हुए गुड्स क्या हो जाए? रीस्टोर्ड कर दिए जाए, तो फिर उस स्थिति में आपको उसके ऊपर ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपको उस पर ड्यूटी का क्या करना होगा? पेमेंट करना होगा। अगर चोरी हुए हुए गुड्स आपको रिस्टोर करा दिए जाते हैं तो फिर उस केस में आपको ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा। अब एक बात ध्यान से समझिए, अनलोडिंग के बाद में चोरी हुई है, पोर्ट से हुई चोरी हुई है, और अगर ये चोरी जो हुई है तो फिर उस केस में आपकी तो ड्यूटी माफ हो रही है, लेकिन डिपार्टमेंट अपनी ड्यूटी वसूल करेगा। ड्यूटी पेबल होगी, पेबल तो करनी होगी, लेकिन डिपार्टमेंट किससे वसूल करेगा? अपने कस्टोडियन से, जिसको जिम्मेदारी दी गई थी कि अनलोडिंग होने के बाद में और पोर्ट और एयरपोर्ट से ऑर्डर आने से पहले पहले तुमको अपनी कस्टडी में उसको सुरक्षित रखना है। जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी, किसको दी गई थी? कस्टोडियन को। डिपार्टमेंट उस कस्टोडियन से ड्यूटी क्या करेगा? वसूल करेगा। तो कस्टोडियन जो अपॉइंटेड है 45 सबसेक्शन 1 में, मतलब जो डिपार्टमेंट के नहीं है, डिपार्टमेंट ने जिनको प्राइवेट एजेंसीज हैं, प्राइवेट एजेंसीज को जिनको ये काम क्या करा है? एंट्रस्ट करा हुआ है। 45 सबसेक्शन कौन से वाले? 1 में, जो कस्टोडियन क्या होते हैं? अपॉइंटेड होते हैं, ठीक है ना। अपॉइंटेड होते हैं, मतलब डिपार्टमेंट के कोई ऑफिसर नहीं है, ये डिपार्टमेंट के ऑफिसर नहीं है। डिपार्टमेंट ने प्राइवेट एजेंसियों को क्या करा है? अपॉइंट करा है ऐसे क्या है? कस्टोडियन की जो भी गुड्स इंडिया में अनलोड होते हैं और पोर्ट और एयरपोर्ट पे होते हैं, तो आपको उनको क्या रखना है? सुरक्षित रखना है। और उनकी ही कस्टडी में से अगर चोरी हो गए तो इंपोर्टर से तो ड्यूटी नहीं लेंगे। सेक्शन 13 में क्या बोला? नो ड्यूटी पेबल होगा, इंपोर्टर तुम्हें नहीं देनी है। लेकिन जो कस्टोडियन है 45 सबसेक्शन 1 वाला है, उसको ड्यूटी का क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। अब वो जब ड्यूटी का पेमेंट करेगा तो वो कौन सी दिन की रेट से करेगा? रेलेवेंट डेट कौन सी होगी? रेलेवेंट डेट कौन सी होगी? किस दिन की रेट से ड्यूटी का पेमेंट करेगा? तो जिस दिन सेक्शन 30 के अंदर आपके वेसल और एयरक्राफ्ट का जो पर्सन इन चार्ज था, पीआईसी जो था, उस दिन उसने जिस दिन सेक्शन 30 के अंदर आईजीएम क्या करी है? फाइल करी, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट रिपोर्ट क्या करी है? फाइल करी है, ठीक है ना। वेसल के केस में इंपोर्ट रिपोर्ट, एयरक्राफ्ट के केस में इंपोर्ट रिपोर्ट, वेसल के केस में आईजीएम। जिस दिन सेक्शन 30 के अंदर पर्सन इन चार्ज ने आईजीएम इंपोर्ट रिपोर्ट की फाइलिंग करी है, उस दिन की रेट से कस्टोडियन को ड्यूटी का क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। उस दिन की रेट से कस्टोडियन को ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा। कौन सा कस्टोडियन? जिसको हमारे डिपार्टमेंट ने क्या करा है? 45 सबसेक्शन 1 से क्या कर रखा है? अपॉइंट कर रखा है। तो कस्टोडियन से डिपार्टमेंट क्या करेगा?
ड्यूटी क्या करेगा, वसूल करेगा, और इंपोर्टर को ड्यूटी नहीं देनी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, डिपार्टमेंट आपकी ड्यूटी क्या कर रहा है, माफ कर रहा है, लेकिन आपको जो गुड्स का लॉस हो चुका है उसके लिए डिपार्टमेंट क्या नहीं है, डिपार्टमेंट जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए आपको अपने गुड्स का क्या करवाना चाहिए था, इंश्योरेंस करवाना चाहिए था। डिपार्टमेंट आपसे ड्यूटी नहीं लेगा, लेकिन जो वैल्यू ऑफ गुड्स है, वीओजी वैल्यू ऑफ गुड्स है, जो आपको गुड्स की वैल्यू का नुकसान हुआ है, उसके लिए डिपार्टमेंट बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं रहने वाला है। उसके लिए आपको गुड्स का क्या करवाना चाहिए था, इंश्योरेंस करवाना चाहिए था। आते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन 22 है। यहां पर हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, क्या दे देंगे, डिस्काउंट दे देंगे, अबेटमेंट हो जाए। तो डिस्काउंट मिल रहा है, अबेटमेंट हो रहा है, किसका, ड्यूटी का। अगर गुड्स क्या होते हैं, डैमेज्ड हो जाते हैं। देखिए वर्ड कौन सा लिखा है, डैमेज्ड है, डेस्ट्रॉय नहीं है, डेस्ट्रॉय नहीं है, डैमेज। डैमेज का मतलब क्या हो चुका है, थोड़े से क्या हो गए, मतलब टूट गए, फूट गए हैं, ऐसा हो गया, पूरे के पूरे खत्म नहीं हुए हैं। या फिर डेट्रोइटेड हो गए हैं, मतलब जो गुड्स सड़ने वाले पेरिशेबल गुड्स होते हैं, अगर वो क्या हो जाए, डेट्रोइटेड हो जाते हैं, मतलब उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डैमेज हो जाने से क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। जैसे एसी है, कहीं पर क्या लग गया, डेंट वेंट लग गया। मान लीजिए कोई इंपोर्टेड कार है, उस पर कोई डेंट लग गया, तो वो क्या हो गई है, डैमेज हो गई है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। अगर मान लीजिए आग लग गई और पूरी डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसको बोलते हैं जल के राख हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना। यहाँ डिस्ट्रॉय वर्ड नहीं है, डैमेज है, मतलब गुड्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। हम आपको क्या दे देंगे, ड्यूटी के अमाउंट में क्या दे देंगे, डिस्काउंट दे देंगे। इसके लिए आपको क्या होगा, टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ एसीडीसी। सेक्शन 13 में सेटिस्फेक्शन की बात नहीं की गई थी। क्यों नहीं की गई थी, क्योंकि जब भी गुड्स का असेसमेंट होगा, मालूम पड़ जाएगा कि गुड्स में छोटी चोरी हुई हुई है, तो वहां पर टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ एसीडीसी की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। लेकिन सेक्शन 22 के अंदर क्या है, आपको टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ एसीडीसी, एसीडीसी को साबित करना होगा कि यस आपके गुड्स क्या हो चुके हैं, सड़ चुके हैं, उनकी वैल्यूएशन क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। आपको साबित करना होगा कि यस गुड्स क्या हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, उनकी वैल्यूएशन क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ एसीडीसी होगा। इंपोर्टेड गुड्स हैं, कौन से गुड्स हैं, जो इंपोर्टेड गुड्स हैं, डैमेज्ड हो गए या फिर डेट्रोइटेड हो गए हैं, दोनों गुड्स क्या है, कवर है। सड़ जाए वो भी कवर है, डैमेज हो जाए वो भी कवर है। और ये डैमेज हो जानी चाहिए कब, इवन अगर बिफोर अनलोडिंग हो गए, रास्ते में ही क्या हो गए, उनकी टेक केयर ढंग से नहीं की गई, हैंडलिंग ढंग से नहीं की गई, इस वजह से वो क्या हो गए, मान लीजिए बारिश में क्या हो गए, सड़ गए, या फिर उनकी हैंडलिंग सही नहीं होने की वजह से उसमें कुछ टूट फूट हो गई, डैमेज हो गए, या फिर ड्यूरिंग अनलोडिंग, अनलोडिंग नहीं ढंग से नहीं होने के कारण मान लीजिए वो क्या हो गए, डैमेज हो गए। तो बिफोर अनलोडिंग भी कवर है और वाइल अनलोडिंग भी कवर है, और डैमेज और डेट्रोइटेड दोनों क्या हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, आफ्टर अनलोडिंग, अनलोड होने के बाद में, अनलोड होने के बाद में अगर वो डैमेज हो जाए, अनलोडिंग के बाद में डेट्रोइटेड कवर नहीं है, अगर अनलोडिंग के बाद में अगर गुड्स सड़ते हैं, तो आपको कोई भी सेक्शन 22 से अबेटमेंट मिलने वाला नहीं है। इस बात को ढंग से समझ लीजिए। अगर अनलोडिंग होने से पहले और वाइल अनलोडिंग अगर गुड्स डेट्रोइटेड हो जाते हैं, तब तो अबेटमेंट मिल जाएगा। लेकिन अनलोड होने के बाद में, आफ्टर अनलोडिंग, अगर वो क्या होते हैं, डेट्रोइटेड होते हैं, तो कोई अबेटमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि अनलोडिंग के बाद में ओनली और ओनली डैमेज गुड्स ही क्या है, कवर है। अनलोडिंग होने के बाद में, अनलोडिंग होने के बाद में इसका मतलब गुड्स हो सकता है कि पोर्ट और एयरपोर्ट पे हो सकता है कि आपने गुड्स को क्या करवा दिया हो, वेयर हाउस में करवा दिया हो। तो दोनों चीजें कवर कर रहे हैं। अगर गुड्स पोर्ट पे कवर है और वेयर हाउस में भी कवर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए, डैमेज होनी चाहिए। अगर सड़ जाते हैं, तो अब अनलोड होने के बाद अगर सड़ते हैं, तो डिपार्टमेंट कोई ड्यूटी का क्या नहीं देगा, डिस्काउंट नहीं देगा। और ये डैमेज हो जानी चाहिए बिफोर एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 17। सेक्शन 17 में क्या होता है, असेसमेंट होता है। अगर गुड्स असेसमेंट हो गया, उसके बाद में अगर क्या होता है, डैमेज होता है, तो डिपार्टमेंट आपको कोई भी क्या नहीं देगा, डिस्काउंट नहीं देगा। लेकिन असेसमेंट होने से पहले मालूम पड़ असेसमेंट होने से पहले अगर क्या हो गए थे, वो डैमेज हो गए थे, और आप बता देते हो कि देखो ये तो गुड्स क्या हो चुके हैं, टूट गए हैं, फूट गए हैं, मतलब या फिर तो ये अनलोडिंग से पहले टूट गए, फूट गए थे, अनलोडिंग करते समय फूट गए थे, या अनलोडिंग के बाद में टूट गए, फूट गए, मतलब अभी ये देखो सामने देखो, ये गुड्स क्या है, टूटे फूटे हैं। तो बिफोर एग्जामिनेशन अंडर क्या है, सेक्शन क्या है, 17 है। तो उस केस में आपको ड्यूटी का डिस्काउंट देंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये जो डैमेज होनी चाहिए, नॉट ड्यू टू विलफुल एक्ट या फिर नेग्लिजेंस या फिर डिफॉल्ट ऑफ ओनर, एम्प्लॉय और एजेंट। मतलब अगर आपकी नेग्लिजेंस की वजह से या फिर आपके विलफुल एक्ट की वजह से जानबूझ के आपने उसको क्या कर दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया, आपके डिफॉल्ट की वजह से हुआ है, तो डिपार्टमेंट किसी भी तरह का आपको डिस्काउंट नहीं देगा।
तो एक तो कवर है बिफोर अनलोडिंग कवर है, वाइल अनलोडिंग कवर है, और इसमें तो डैमेज और डेटोरेटेड दोनों कवर है। आफ्टर अनलोडिंग के बाद में सिर्फ और सिर्फ डैमेज कवर है, और ये भी हो जानी चाहिए बिफोर एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन कौन सा है 17, और ये नहीं होना चाहिए विलफुल एक्ट, नेग्लिजेंस, डिफॉल्ट ऑफ ओनर, एम्प्लॉय और उसके एजेंट की वजह से नहीं होना चाहिए। वेयर हाउस गुड्स भी कवर है यहाँ पर, अगर गुड्स वेयर हाउस हो गए और सेक्शन 17 में असेसमेंट से पहले पहले अगर वो क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, और वो डैमेज आपके विलफुल एक्ट नेग्लिजेंस की वजह से नहीं है, तो आपको ड्यूटी का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। अब ड्यूटी के अंदर, अब ड्यूटी कैसे लगेगी, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए पहले गुड्स की वैल्यू कितनी थी, 10 लाख थी, अब गुड्स की वैल्यू मान लीजिए कितनी हो गई, 3 लाख हो गई। इसका मतलब आपकी गुड्स की वैल्यू अब कितनी रह गई है, मात्र 30% रह गई है। मतलब 70% क्या हो गई है, वैल्यू कम हो गई है डैमेज की वजह से, डेटोरेटेड की वजह से। पहले 10 लाख पे आपकी 1 लाख रुपए की क्या बन रही थी, ड्यूटी बन रही थी, तो अब आपकी ड्यूटी क्या हो जाएगी, 30,000 हो जाएगी, 30% हो जाएगी। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है, बहुत ही प्रोपोर्शनेट क्या लेंगे, आपसे ड्यूटी लेंगे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जब गुड्स की वैल्यू 10 लाख थी तो ड्यूटी बन रही थी 1 लाख। अब डैमेज और डेटोरेटेड होने के बाद में उन्हीं गुड्स की वैल्यू, उन्हीं गुड्स की सड़े गड़े गुड्स की वैल्यू हो चुकी है 3 लाख, तो अब ड्यूटी कैसे होगी, मतलब 1 लाख डिवाइडेड बाई कितना, 10 लाख, और मल्टीप्लाई बाई कितना है, 3 लाख। ओके, तो फॉर्मूला बनाना चाहें तो बना सकते हैं। कैसे फॉर्मूला बनेगा, जो भी गुड्स की वैल्यू है आफ्टर डैमेज और डेटोरेशन, जैसे कि आज गुड्स की वैल्यू कितनी है, 3 लाख, वैल्यू बिफोर डैमेज और डेटोरेशन, तो डैमेज और डेटोरेट होने से पहले गुड्स की वैल्यू कितनी थी, 10 लाख। आप प्रपोर्शन देख लीजिए कितना बन रहा है, 30% बन रहा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो भी ड्यूटी पेबल थी, जो भी ड्यूटी क्या थी, पेबल थी, ड्यूटी पेबल थी बिफोर डैमेज और डेटोरेशन, मतलब पहले ड्यूटी कितनी पेबल थी, 1 लाख थी, तो अब ड्यूटी कितनी पेमेंट हो जाएगी, 30,000 ड्यूटी का क्या होगा, पेमेंट होगा। तो एक मतलब प्रोपोर्शनेट है, कोई फॉर्मूला खास नहीं है, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, बिना फॉर्मूले के हम निकाल सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि हमें अबेटमेंट डिस्काउंट कितना मिला, तो बहुत सिंपल है, हमारे पहले ड्यूटी बन रही थी 1 लाख, अब हमारी ड्यूटी बन रही है कितनी, 30,000, इसका मतलब 70,000 रुपए की ड्यूटी का डिस्काउंट हमको क्या हो चुका है, मिल चुका है। अब ये कैसे तय होगा कि आज इन सड़े गड़े गुड्स की वैल्यू कितनी है, 3 लाख है, मतलब ये जो गुड्स टूट गए फूट गए हैं, या फिर ये जो सड़ गए सड़े गले जो गुड्स हैं उनकी वैल्यू 3 लाख है, ये कैसे तय होगा भाई, 10 लाख तो हम निकाल लेंगे, ट्रांजेक्शन वैल्यू निकाल लेंगे, ट्रांजेक्शन वैल्यू से क्या कर लेंगे, वैल्यूएशन कर लेंगे, वैल्यूएशन होता है सीआईएफ वैल्यू जो होती है हमारी, ठीक है, मतलब कॉस्ट इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड फ्रेट, तो वो तो 10 लाख है हमारे पास में, लेकिन सड़े गले जो गुड्स होने के बाद उसकी 3 लाख है, ये कैसे तय होगा, तो उसके लिए तरीका क्या है, या फिर तो प्रॉपर ऑफिसर जिस तरीके से डिटरमाइन करे, आप मान लो, और आपको लग रहा है कि नहीं 3 लाख नहीं है, 3 लाख से भी कम है, तो डिपार्टमेंट कहता है दूसरा तरीका फिर ये है, उन सड़े गले गुड्स का ऑक्शन कर देते हैं, उन टूटे फूटे गुड्स का ऑक्शन कर देते हैं, उनका टेंडर कर देते हैं, और किसी भी तरीके से आप कहो तो उनको क्या कर देते हैं, बेच देते हैं, और बेचने के बाद भी जो ग्रॉस सेल प्रोसीड आएगी, ग्रॉस सेल मतलब एक्सपेंडिचर माइनस नहीं करेंगे, बेचने की जो ग्रॉस सेल प्रोसीड होगी, फिर उसी को ही आपके सड़े गले गुड्स की, टूटे फूटे गुड्स की वैल्यूएशन मानना पड़ेगा। तो या फिर जो पीओ कहे वो मान लो, और वो नहीं मानो तो गुड्स का पब्लिक ऑक्शन करवा दो, टेंडर करवा दो, और किसी तरीके से बेच दो, और बेचने से जो भी ग्रॉस सेल प्रोसीड आए फिर मान लेना कि वही उस गुड्स की क्या होगी, वैल्यू होगी। तो ये हमारा सेक्शन कौन सा था, सेक्शन 22 था। तो नेक्स्ट सेक्शन पे आ रहे हैं, सेक्शन कौन सा है, 23। अभी हमने सेक्शन 22 कवर किया था, इसमें ध्यान देने की बात थी, अनलोडिंग के बाद में सिर्फ और सिर्फ क्या कवर है, डैमेज ही कवर है। अनलोडिंग के बाद में सिर्फ और सिर्फ क्या है, डैमेज क्या है, कवर है, डेट्रोएशन क्या नहीं है, कवर नहीं है। और सेकंड है, अगर ये आपके विलफुल एक्ट आपकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, तो डिपार्टमेंट आपको किसी भी तरह की रियायत, डिस्काउंट देने वाला नहीं है। आते हैं नेक्स्ट सेक्शन, कौन सा है, सेक्शन 23 है। यहां पर आपको रेमिशन मिलेगा, मतलब ड्यूटी तो लेवी हुई है, उसके बाद वो आपको क्या कर देंगे, माफ कर देंगे, वेव कर देंगे कि चलो पेमेंट नहीं करना है। कौन से केस में, अगर आपके गुड्स क्या हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। लॉस्ट का मतलब यहां पर होता है जो फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए, बियॉन्ड रिकवरी, मतलब चोरी नहीं है ये, तो जैसे कि मान लीजिए इवोपरेट हो गए हैं, फायर लग चुकी है, फ्लड की वजह से जो टोटल लॉस हो चुका है, टोटल लॉस हो चुका है, जो रिकवरी नहीं हो सकता, परमानेंट क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है, तो उस केस में आपको ये ड्यूटी क्या करेंगे, माफ करेंगे। या फिर जो गुड्स डेस्ट्रॉयड हो जाए, डेस्ट्रॉयड हो जाए, जैसे फायर लग गई, आग हो गई, ठीक है ना, आग में गुड्स जलकर क्या हो गए, खाक हो गए,
डैमेज नहीं हुए, जलकर क्या हो गए, खाक हो गए। अगर ये गुड्स क्या होते, डैमेज्ड होते, तो डैमेज में गुड्स की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, तो हम आपको डिस्काउंट देते सेक्शन 22 के अंदर। लेकिन अगर वो तो जलकर ही खाक हो गए हैं, वैल्यू कुछ रही नहीं है, तो अब सेक्शन 23 के अंदर पूरी ही ड्यूटी आपको क्या कर दी जाएगी, माफ कर दी जाएगी। तो यहां पर कवर है कौन से हमारे गुड्स क्या हो गए, लॉस्ट हो गए। सेक्शन 13 में छोटी चोरी हुई थी, लेकिन यहां पर 23 के अंदर परमानेंटली बियॉन्ड रिकवरी है, नो होप, मतलब कुछ है ही नहीं, सब कुछ नेचुरल कॉज की वजह से क्या हो गए, खत्म हो गए, और या फिर क्या हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए। यहां पर भी टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ क्या होगा, एसीडीसी होगा, टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ क्या होगा, एसीडीसी होगा। ओके, आपको एसीडीसी को बताना होगा, क्यों बताना होगा ये भी बताते हैं। जो भी आपके इंपोर्टेड गुड्स है, अगर वो लॉस्ट और डिस्ट्रॉय हो जाए, और खास बात है बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, ऑर्डर नहीं है, इवन ऑर्डर आने के बाद में, जैसे मान लीजिए अगर आपने गुड्स को पोर्ट से सीधा होम कंजम्पशन में क्लियर कराना चाहते थे, 46 में बिल ऑफ एंट्री फाइल करी, डिपार्टमेंट ने 47 में आपको ऑर्डर दे दिया, ड्यूटी का पेमेंट भी हो गया, ऑर्डर भी दे दिया, ऑर्डर भी दे दिया, और ऑर्डर आने के बाद और एक्चुअल क्लियरेंस से पहले, ऑर्डर आने के बाद में, और इवन 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 बिफोर क्या है, एक्चुअल क्लियरेंस है, बिफोर क्या है, एक्चुअल क्या है, क्लियरेंस है, मतलब ऑर्डर आ चुका था, यहां पर ऑर्डर वर्ड नहीं लिखा, इन्होंने लिखा बिफोर क्लियरेंस, मतलब एक्चुअल क्लियरेंस से पहले, इवन ऑर्डर आ गया, लेकिन आपके एक्चुअल क्लियरेंस से पहले अगर वो गुड्स क्या हो गए, मान लीजिए फायर के अंदर वहां पर फ्लड की वजह से क्या हो गए हैं, लॉस्ट हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, मतलब उन गुड्स का होम कंजम्पशन में क्लियरेंस नहीं हुआ, बस अब तो आपको एसीडीसी को बताना होगा ना कि देखो ड्यूटी का पेमेंट भी कर चुका था, लेकिन मेरे ले जाने से पहले पहले क्या हो गया, ऐसा हो गया, क्योंकि ड्यूटी का पेमेंट हो गया, इसका मतलब असेसमेंट तो हो चुका था सेक्शन 17 से। अब आपको क्या करना है, रेमिशन चाहिए, आपको रिफंड चाहिए, बेसिकली अब आपको क्या चाहिए होगा, रिफंड चाहिए होगा। तो रिफंड लेने के लिए आपको एसीडीसी को साबित तो करना होगा ना कि आपके एक्चुअल क्लियरेंस से पहले गुड्स क्या हो गए, लॉस्ट हो गए, फायर की वजह से, फ्लड की वजह से, या मेरे गुड्स क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। इसलिए यहां पर लिखा है सेटिस्फेक्शन ऑफ कौन सा है, एसीडीसी, लेकिन 13 में ऐसा नहीं लिखा था। 13 में क्या नहीं लिखा था, ऐसा नहीं लिखा हुआ था, क्योंकि वहां पर लिखा था बिफोर क्या है, ऑर्डर, ऑर्डर आने से क्या है, पहले पहले था। लेकिन यहां पर तो इवन ऑर्डर आने के क्या है, बाद में भी आपको क्या कर रहा है, रेमिशन मिल रहा है, और वो रेमिशन इन दी फॉर्म ऑफ कौन सा मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, इवन बिफोर एक्चुअल क्लियरेंस है, एक्चुअल क्लियरेंस से पहले पहले भी हो गए हैं, एक्चुअल क्लियरेंस से क्या हो गए, पहले पहले भी हो गए। तो बिफोर क्लियरेंस फॉर क्या है, होम कंजम्पशन है, बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन है। ध्यान रखिएगा, यहां पर वेयर हाउस गुड्स भी क्या हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं, वेयर हाउस गुड्स भी क्या है, कवर है, ठीक है। तो जो गुड्स वेयर हाउस में थे, मान लीजिए सेक्शन 68 के अंदर आपने एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी, आपको होम कंजम्पशन में क्लियरेंस का ऑर्डर भी आ गया, और एक्चुअल क्लियरेंस से पहले पहले वेयर हाउस के अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई, या फिर फ्लड की वजह से गुड्स का टोटल क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय हो गए। आपको यहां पर एसीडीसी को क्या कर देना है, साबित कर देना है, ए सेटिस्फेक्शन ऑफ एसीडीसी, रेमिशन मिल जाएगा, और रेमिशन इन दी फॉर्म ऑफ वो कौन सा दे देंगे, आपको रिफंड भी क्या कर देंगे, दे देंगे। तो ध्यान रखने की बात है, एक्चुअल वर्ड जो यूज हुआ है वो बिफोर क्लियरेंस है, ऑर्डर वर्ड यहां पर यूज नहीं किया गया है, ऑर्डर वर्ड यहां पर यूज नहीं किया गया है, ठीक है ना, ऑर्डर वर्ड यूज नहीं किया। सेक्शन 13 वर्सेस क्या है, 23, यहां पर पिल्फरेज था, छोटी चोरी थी, लेकिन यहां पर गुड्स क्या हो गए, लॉस्ट हो गए हैं, मतलब क्या हो चुके हैं, बियॉन्ड रिकवरी, टोटल क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। यहां पर एक्चुअल क्लियरेंस से पहले था, लेकिन यहां पर ऑर्डर आने से क्या था, पहले पहले था, ठीक है ना। यहां पर वेयरहाउस गुड्स भी क्या थे, कवर थे, लेकिन सेक्शन 13 के अंदर वेयरहाउस गुड्स क्या नहीं थे, कवर नहीं थे। मतलब अनलोडिंग होने के बाद में क्या था, 13 में अनलोडिंग होने के बाद में, और पोर्ट और एयरपोर्ट से गुड्स की क्या हो गई हो, चोरी हो गई हो, तभी तो उन्होंने कस्टोडियन से ड्यूटी वसूल करी थी। तो 13 के अंदर वेयरहाउस क्या नहीं है, कवर नहीं है, 23 के अंदर वेयरहाउस भी कवर है। 13 में क्या था, ऑर्डर आने से पहले पहले था, पोर्ट से ऑर्डर आने से पहले पहले, लेकिन 23 में इवन ऑर्डर आने के बाद और एक्चुअल क्लियरेंस से पहले भी लॉस्ट हो गए, तो आपको क्या मिलेगा, रेमिशन मिल जाएगा। वहां पर 13 में पिल्फरेज कवर था, 23 के अंदर टोटल लॉस क्या हो चुका है, कवर हो चुका है। सेक्शन 13 के अंदर आपको ड्यूटी पेबल ही नहीं थी, ठीक है, 23 के अंदर आपको ड्यूटी पेबल है, लेकिन फिर आपको यहां पर क्या दे दिया जाएगा, रिफंड क्या कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। ओके, नाउ आते हैं सेक्शन 23 और उसके सब सेक्शन 2 पे। सेक्शन 23 है रेलिंक्विशमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स की ओनरशिप को क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए।
अगर आप गुड्स को एक्चुअल क्लियरेंस नहीं कराना चाहते, कोई भी रीजन है, रिक्वायरमेंट नहीं है, सड़े गले हैं, आप सड़े गले गुड्स पे डिस्काउंट नहीं चाहते हैं क्योंकि अब आपको लग रहा है कि ये गुड्स काम के ही नहीं है, आप पूरे गुड्स की ओनरशिप ही छोड़ना चाहते हैं, डैमेज हो गए हैं, या फिर अब आपके पास में उसका कोई यूज ही नहीं है, कोई भी रीजन है, कोई भी रीजन है, किसी भी रीजन की वजह से अगर आपको गुड्स की ओनर क्लियरेंस नहीं चाहिए, तो आप गुड्स का क्या कर दीजिए, रेलिंक्विशमेंट कर दीजिए। कैसे? जो भी गुड्स के क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होते हैं, जो भी गुड्स की ओनरशिप के क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को आप डिपार्टमेंट के फेवर में क्या कर दीजिए, एंडोर्स कर दीजिए। एंडोर्स कर दीजिए, तो एंडोर्स कर दीजिए टाइटल ऑफ गुड्स को, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स को, इस तरह से आप गुड्स की ओनरशिप छोड़ देंगे। ये गुड्स की ओनरशिप छोड़ेंगे तो डिपार्टमेंट ड्यूटी छोड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ड्यूटी छोड़ेगा, ठीक है ना। डिपार्टमेंट और कोई चार्जेस का रेमिशन नहीं करेगा, रेमिशन करेगा कौन से का, ड्यूटी का। ये हो जाना चाहिए ऑर्डर आने से पहले पहले, पोर्ट से ही। आपको अगर गुड्स की ओनरशिप नहीं चाहिए तो जब गुड्स पोर्ट और एयरपोर्ट पे थे तभी तय कर लीजिए। मतलब 47 में अगर आप गुड्स को पोर्ट एयरपोर्ट से क्लियर करवाते हैं तो 47 में ऑर्डर आता है, ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। और अगर आपको गुड्स को वेयर हाउस में डिपॉजिट कराना होता है तो सेक्शन 60 में ऑर्डर आता है, डिपॉजिट इनटू क्या, वेयर हाउस। तो इन दोनों ऑर्डर में से, इन दोनों में से कोई एक केस होगा, या फिर तो गुड्स आपको वेयर हाउस में क्लियर करवाने, डिपॉजिट करवाने थे, या फिर आपको गुड्स सीधा पोर्ट से होम कंजम्पशन में क्लियर कराने थे। जो भी था, इन दोनों में से क्या ऑर्डर आने से पहले, मतलब गुड्स जब पोर्ट एयरपोर्ट पे, तभी आप तय कर लो क्या आपको इसकी क्लियरेंस चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपने कहा नहीं चाहिए तो उन गुड्स के रेस्पेक्ट में जो भी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स हैं उनके डॉक्यूमेंट को आप एंडोर्स कर दीजिए डिपार्टमेंट के फेवर में। डिपार्टमेंट आपको क्या देगा, रेमिशन देगा। ध्यान रखिएगा, बिफोर क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर लिखा हुआ है। ऑर्डर अंडर सेक्शन कौन सा है, 47 है। ऑर्डर अंडर सेक्शन कौन सा है, 60 है। नो रेमिशन, हम आपको रेमिशन, किसी भी तरह की ड्यूटी की माफी देंगे ही नहीं। अगर उन गुड्स पे ऑफेंस हो रखा है किसी भी लॉ में, चाहे कस्टम्स लॉ में या अदर लॉ में, अगर उन गुड्स के रेस्पेक्ट में मान लीजिए कोई भी क्या हो रखा है, ऑफेंस हो रखा है। ऑफेंस जैसे मान लीजिए स्मगल गुड्स हैं, डिपार्टमेंट ने क्या कर लिया, पकड़ लिया। अब आपको लग रहा है कि यार इन पे तो बहुत ज्यादा ड्यूटी का क्या होगा, पेमेंट होगा, बहुत सारी पेनल्टी का क्या होगा, पेमेंट होगा। तो आपको लगा कि इससे बढ़िया है मैं तो गुड्स की ओनरशिप को ही क्या कर देता हूं, छोड़ देता हूं। तो डिपार्टमेंट ने कहा जिन गुड्स के रेस्पेक्ट में ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड है, जिन गुड्स के रेस्पेक्ट में, चाहे वो कस्टम्स लॉ के अंदर हो या कोई नारकोटिक्स ड्रग्स क्या है एक्ट है उसके अंदर हो, उसके अंदर हो, तो किसी भी एक्ट के अंदर, किसी भी एक्ट के अंदर, मान लीजिए ड्रग्स आपने इंपोर्ट कर ली, डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया। अब आपको लग रहा है कि बहुत कुछ आपके साथ बुरा होने वाला है, तो आपने दिमाग लगाया कि मैं एक काम करता हूं, इसकी ओनरशिप छोड़ देता हूं। तो डिपार्टमेंट ने कहा जिन गुड्स के रेस्पेक्ट में ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड है किसी भी लॉ के अंदर, कस्टम्स या एनी अदर लॉ में, उनके रेस्पेक्ट में हम आपको कोई भी रेमिशन देने वाले नहीं है। तो उनके अलावा रेमिशन ले सकते हो। रेमिशन लेने पे सिर्फ ड्यूटी का हम आपको क्या देंगे, रेमिशन देंगे। सिर्फ ड्यूटी का क्या देंगे, रेमिशन देंगे। और इसके लिए आपको तय करना पड़ेगा जब गुड्स पोर्ट और क्या थे, एयरपोर्ट पे थे, क्योंकि लॉ ने कहा है बिफोर ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस फॉर क्या है, होम कंजम्पशन अंडर सेक्शन 60, और या फिर वेयर हाउस में डिपॉजिट कराने के ऑर्डर से पहले पहले आपके गुड्स के डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को क्या करना होगा, डिपार्टमेंट के फेवर में एंडोर्स करना होगा। तो डिपार्टमेंट ड्यूटी का आपको क्या दे देगा, रेमिशन दे देगा। तो ये हमारा सेक्शन कौन सा था, सेक्शन 23 था। अब लेस इंपॉर्टेंट, ऑल गुड्स जो भी डेरलिक्ट है, जेटसम है, फ्लोटसम है, रैक है, इन तीन सब चारों की टर्मिनोलॉजी, जैसे कि मान लीजिए समुद्र में क्या आ जाते हैं, टाइड्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है हमारी किसकी, मून की और हमारी किसकी, सन की, इसकी वजह से बड़ी बड़ी लहरें जो होती है, ठीक है ना, उठ के कहाँ आने लग जाती है, सी शोर पे आने लग जाती है। हमारा जहाज क्या हो जाता है, तहस नहस हो जाता है, तहस नहस हो जाता है, ठीक है ना। और फ्लोटसम, जेटसम, डेरलिक्ट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कई बार गुड्स को, मतलब जो हमारा वेसल होता है उसमें से हम गुड्स को फेंक देते हैं समुद्र में, क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। हैवी, उसको हैवी होने से बचाने के लिए, हैवी होने से बचाने के लिए डूब रहा होता है, तो बड़े बड़े गुड्स उठा के क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो समुद्र में क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, तैरने वाले होते हैं। कोई से भी क्या हो, गुड्स हो, जैसे कि जेटसम हो गए हो, डूब गए हो, उनको आप लेकर आ रहे हो। फ्लोटसम है, मान लीजिए खुद ही क्या हो गए हैं, अब तैरते तैरते क्या हो चुके हैं, आ चुके हैं, तैरते तैरते हो चुके हैं। तो सभी की बात कर रहे हैं, डेरलिक्ट हो गए हो, जेटसम है, फ्लोटसम है, रैक है, कोई भी है। कमिंग इनटू इंडिया, कमिंग इनटू इंडिया, ब्रॉट इनटू इंडिया, मतलब आप अगर क्या कर रहे हो, लेके आ रहे हो, मतलब आपने गुड्स उठा उठा के फेंक दिए थे,
बाद में आप उनको लेकर आ रहे हो, ब्रॉट इनटू इंडिया, तैरते तैरते खुद आ गए हैं, कमिंग इनटू इंडिया, डजंट मैटर कि वो ब्रॉट इनटू इंडिया हो, कमिंग इनटू इंडिया, उनको उसी तरीके से क्या करेंगे, डील करेंगे जैसे कि वो कोई क्या हो, इंपोर्टेड क्या हो, गुड्स हो, जैसे वो कोई क्या इंपोर्टेड गुड्स हो। मतलब अगर कोई गुड्स तैरते तैरते हुए भी हमारे अंदर यहाँ पर इंडिया के अंदर आ जाता है, मतलब कमिंग इनटू इंडिया हो जाता है, कमिंग हो जाता है, क्या है, कमिंग इनटू इंडिया, तो उसको भी ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे कि वो क्या थे, इंपोर्टेड गुड्स थे। आपने अपने शिप में से गुड्स को उठा के क्या कर दिया, समुद्र में फेंक दिया, वो समुद्र के अंदर डूब गए, बाद में आप उनको लेकर आ गए, लेकर आने का मतलब क्या होता है, ब्रॉट इनटू इंडिया हो गए हैं, ठीक है ना, उसको ऐसे ही डील करेंगे जैसे कि वो गुड्स क्या थे, इंपोर्टेड क्या थे, गुड्स थे। ऐसा हमें सेक्शन क्या बोलता है, 21 बोलता है। लेकिन साथ में ये भी कहता है अगर आप प्रॉपर ऑफिसर को क्या कर दो, सेटिस्फाई कर दो कि एडमिटेड हो जाए कि ये क्या है, ड्यूटी, मतलब इन पे ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए, तो फिर वो आपसे क्या नहीं लेंगे, ड्यूटी नहीं लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में है सेक्शन 24, जैसे कि मान लीजिए कोई भी क्या है, गुड्स है, जैसे कि क्या है, मिल्क है, मिल्क के कई तरह के क्या होते हैं, यूज होते हैं, जैसे कि मिल्क से क्या बन जाता है, पनीर बन जाता है, मिल्क से क्या बन जाता है, कर्ड बन जाता है, मिल्क से क्या बन जाता है, बटर, मिल्क क्या हो जाता है, बन जाता है, उससे कई तरह के, ठीक है ना, क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं, मिल्क से बन जाता है हमारा क्या बन जाता है, चीज बन जाता है, ओके। अब मान लीजिए कोई भी गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं और इस पे जो ड्यूटी लगेगी वो अकॉर्डिंग टू देयर क्या लगेगी, यूज लगेगी, अकॉर्डिंग टू देयर क्या है, यूज है, और ये गुड्स क्या मल्टी यूज के हैं, मोर देन इनके क्या है, वन यूज है, मोर देन वन यूज है, तो अब इन पे ड्यूटी हम कैसे लगाएं, अब हम इन पे क्या लगाएंगे, ड्यूटी लगाएंगे। अब हमको यहाँ पर क्या लगानी है, ड्यूटी लगानी है। तो यहाँ पर कह रहे हैं सेक्शन 24 में पावर है कि आप इनको क्या कर सकते हो, डी नेचरिंग कर सकते हो। डी नेचरिंग का मतलब है अगर इसके एक से ज्यादा क्या है, यूज है, तो एक से ज्यादा यूज को आप उसको क्या कर दीजिए, इम्परफेक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। मान लीजिए आप उसको इम्परफेक्ट कर देते हो कि अब इससे क्या नहीं बन सकता, पनीर नहीं बन सकता, बटर मिल्क नहीं बन सकता, चीज नहीं बन सकता, अब इससे सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, कर्ड बनेगा। ऐसा आपने मिल्क के अंदर कुछ क्या कर दिया, ट्रीटमेंट कर दिया है कि अब ये क्या हो गए, इम्परफेक्ट हो गए हैं, उसके अदर यूज के लिए क्या हो गए, इम्परफेक्ट हो गए हैं। तो अब आपसे जो ड्यूटी ली जाएगी वो कैसे ली जाएगी, जैसे कि आपने इसको कर्ड के यूज के लिए क्या करा है, इंपोर्ट करा है, ठीक है ना, क्या करा है, इंपोर्ट करा है। जैसे कि मान लीजिए मिल्क इंपोर्ट करते हो, ध्यान से सुनिएगा, मिल्क आप इंपोर्ट करते हो तो मिल्क पे 30% की रेट से क्या लगती है, ड्यूटी लगती है। पनीर इंपोर्ट करते हो 25% की रेट से ड्यूटी लगती है। बटर मिल्क इंपोर्ट करते हो 20% की रेट से ड्यूटी लगती है। चीज इंपोर्ट करते हो 15% की रेट से ड्यूटी लगती है। लेकिन अगर कर्ड इंपोर्ट करते हो तो मात्र 5% की रेट से ही ड्यूटी लगती है, ऐसा कस्टम्स में दिया है। आपने इंपोर्ट करा है कौन सा, मिल्क। अब अगर आप इसे होम कंजम्पशन में क्लियर कराओगे तो डिपार्टमेंट आपसे 30% की रेट से क्या लेगा, ड्यूटी लेगा। अब अगर आप मिल्क को क्या कर दो, इम्परफेक्ट कर दो कि ना तो इस पे क्या होगा, पनीर होगा, ना इसका बटर मिल्क बन सकेगा, ना इसका क्या बन सकेगा, चीज बन सकेगा, अब इसका यूज हो सकेगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकेगा, कर्ड हो सकेगा। तो डिपार्टमेंट आपसे 25% ड्यूटी नहीं लेगा, 20% ड्यूटी नहीं लेगा, 15% ड्यूटी नहीं लेगा, डिपार्टमेंट आपसे 5% की रेट से क्या ले लेगा, ड्यूटी ले लेगा। 5% की रेट से क्या ले लेगा, ड्यूटी ले लेगा। तो ये सेक्शन 24 में पावर है। इसके लिए आप डिपार्टमेंट सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट और गुड्स को डी नेचर करने का रूल बनाएगा कि कैसे किसी गुड्स को क्या करना है, डी नेचर करना है, कटिंग करके करना है, कुछ उसके अंदर केमिकल डाल के करना है, तो वो गुड्स को डी नेचर करने का क्या बनाएगा, रूल बनाएगा। रूल बनने के बाद में अगर आप गुड्स को डी नेचरिंग करवाना चाहते हो तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। रिक्वेस्ट के बाद आपको क्या मिलेगी, परमिशन मिलेगी। परमिशन के बाद में आप गुड्स को क्या कर सकेंगे, उसको डी नेचर कर सकेंगे। और डी नेचर करने के बाद अब जिस पर्पस के लिए वो अवेलेबल है तो मान के चलेंगे कि उसी पर्पस के लिए वो इंपोर्ट हुआ है और उसके अकॉर्डिंग उस पर क्या ले ली जाएगी, ड्यूटी ले ली जाएगी। ऐसा हमको सेक्शन कौन सा बोलता है, ऐसा हमको सेक्शन 24 बोल रहा है। डी नेचर और क्या है, म्यूटिलेशन ऑफ कौन सा है, गुड्स है। म्यूटिलेशन ऑफ क्या है, गुड्स है। जैसे कि मान लीजिए एल्कोहल है, ठीक है ना, क्या है, एल्कोहल है, तो ये हमने लिखा यहां पर क्या है, एल्कोहल, ठीक है। अब एल्कोहल इंपोर्ट कर रहे हो तो मान लीजिए उसके ऊपर 100% की रेट से क्या लग रही है, ड्यूटी लग रही है, 100% की रेट से ड्यूटी लग रही है, ठीक है ना। और अगर एल्कोहल डीओ बनाने में क्या आता है, काम आता है, डीओ बनाने में काम आता है, तो मान लीजिए उसमें 5% की रेट से क्या लगती है, ड्यूटी लगती है, 5%। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लीजिए रूल बना रखे हैं
कि अगर एल्कोहल को अगर डीनेचर करना हो तो कैसे करना है, कौन सा इसके अंदर आप केमिकल क्या करेंगे, डालेंगे जिससे वो डीनेचर हो जाएगा, फिर उससे एल्कोहल मतलब ह्यूमन कंजम्पशन में क्या नहीं आएगा, काम नहीं आएगा। अब अगर आप चाहते हैं तो आप रिक्वेस्ट कर दें डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट आपको परमिशन देगा, आप रूल के अकॉर्डिंग एल्कोहल को क्या कर दीजिएगा, डीनेचर कर दीजिएगा, मतलब इम्परफेक्ट कर दीजिएगा कि अब उसको ह्यूमन कंजम्पशन ड्रिंकिंग के लिए काम नहीं आएगा, तो अब उसके ऊपर 100% की रेट से ड्यूटी नहीं लगा के अब उसके ऊपर 5% की रेट से ड्यूटी लगाएंगे। आपको उसको डीनेचर कर देना है, कर देना है, कौन से यूज के लिए, होम कंजम्पशन के लिए। अब उसका यूज सिर्फ होना चाहिए डीओ बनाने के लिए, तो डिपार्टमेंट आपसे सिर्फ 5% की रेट से ड्यूटी लेगा। एल्स नहीं तो अगर आप इसको डीनेचर नहीं करते और इस एल्कोहल को क्या करते, होम कंजम्पशन में क्लियर कराते, तो डिपार्टमेंट आपसे 100% की रेट से क्या लेता, ड्यूटी लेता। 100% की रेट से क्या लेता, ड्यूटी लेता। लेकिन अगर वहीं पर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल से उसको डीनेचर कर दोगे, ठीक है ना, उसके एक से ज्यादा परफेक्ट, इस एक से ज्यादा यूज को उसको इम्परफेक्ट कर दोगे, ठीक है, तो डिपार्टमेंट अब आपसे 5% की रेट से क्या ले लेगा, ड्यूटी ले लेगा। तो अभी हमने एक रिवीजन करा, बहुत शॉर्ट रिवीजन था, जिसके अंदर सेक्शन 12 में हमने चार्जिंग सेक्शन सीजी हमने क्या करा था, देखा था। उसके बाद में 15 के अंदर रेलेवेंट क्या थी, जो डेट थी, ठीक है ना, रेलेवेंट जो क्या थी, डेट थी, टैरिफ वैल्यूएशन कौन से केस में, इंपोर्ट के केस में। सेक्शन 16 रेलेवेंट डेट, टैरिफ वैल्यूएशन कौन से केस में, एक्सपोर्ट के केस में। सेक्शन 13 पिल्फरेज का था। सेक्शन 22 के अंदर क्या था, अबेटमेंट था। सेक्शन 23 के अंदर हमको क्या मिला था, रेमिशन क्या करा था, मिला था। 21 के अंदर गुड्स ब्रॉट और कमिंग इनटू इंडिया, जेटसम, फ्लोटसम, रैक है, तैरते तैरते आ गए, आप खुद उनको लेकर आ रहे हो, जो भी है, समुद्र में क्या गया, जवार भाटा मतलब टाइड्स आ गए थे, जो भी है, ठीक है ना, उसको उसी तरह से डील करेंगे जैसे वो इंपोर्टेड गुड्स थे। सेक्शन 24 में आपने गुड्स को, मिल्क को इम्परफेक्ट कर दिया था, पनीर के लिए आपने इम्परफेक्ट कर दिया था, बटर मिल्क के लिए आपने इम्परफेक्ट कर दिया था, उसको चीज के लिए। तो अब जो पर्पस बचा है, जैसे कि कौन सा कर्ड, अब आपको उसी तरह से उस पर ड्यूटी का क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब डी नेचरिंग और कौन सा था, म्यूटिलेशन वाला क्या था, ये हमारा सेक्शन था। तो आज के हमने एक शॉर्ट रिवीजन में, पहला रिवीजन वीडियो था इसलिए हमने कम समय का रखा, और हमने इन सेक्शन का क्या कर लिया है, रिवीजन कर लिया है। और आगे के रिवीजन बहुत ही सिंपल रहने वाले हैं। आप कस्टम्स के अंदर बड़े आराम से पूरे 20 मार्क्स क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं, पूरे 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आपको करना क्या है, रिवीजन, और रिवीजन के साथ में पास्ट एग्जाम के सारे न्यूमेरिकल्स और स्टडी मटेरियल के आरटीपी के सारे न्यूमेरिकल जिसके आपको वीडियो मिल जाएंगे, ये आप कर लीजिए। क्वेश्चंस बिल्कुल रिपीटेड आते हैं, हर अटेम्प्ट में कस्टम्स में रिपीटेड आते हैं। आप एंटायर पूरे के पूरे 100% मार्क्स, 20 मार्क्स क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।